12 मार्च 1993 मुंबई की जमीन पर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह सब नॉर्मल था, लोग अपने काम पर जा रहे थे, जिंदगी बिल्कुल आम चल रही थी। लेकिन फिर अचानक एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर दहशत में आ गया। हर तरफ शोर, धुआं और अफरा तफरी। और सबसे डरावनी बात, ये कोई हादसा नहीं था, ये था एक पहले से प्लान किया हुआ हमला जिसने मुंबई को हिला कर रख दिया। रात नहीं थी, दिन था। मुंबई अपनी सामान्य रफ्तार में चल रहा था। लोकल ट्रेनें भरी हुई थीं, ऑफिसों में लोग अपने काम में व्यस्त थे और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक होने वाला है। 12 मार्च 1993 सिर्फ 2 घंटे के अंदर मुंबई के अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक 12 धमाके होने वाले थे। शेयर मार्केट, होटल्स, भीड़ भरे बाजार, पेट्रोल पंप, और जब धुआं हटने वाला था तब पीछे रह जाना था। सिर्फ तबाही, खौफ और एक बड़ा सवाल, यह सब इतनी प्लानिंग के साथ किसने किया और क्यों किया? क्या यह सिर्फ बदले की आग थी या इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क था जो देश के बाहर से ऑपरेट हो रहा था? इस डॉक्यूमेंट्री में हम ब्लैक फ्राइडे का पूरा सच समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दिसंबर 1992 जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई और पूरे देश में टेंशन फैल गया, मुंबई भी इस आग से बच नहीं पाया। जनवरी 1993 तक आते आते शहर में कम्युनल रियोट्स शुरू हो गए। सड़कों पर हिंसा, आग, पुलिस फायरिंग और डर का माहौल। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इस सब के बीच एक फीलिंग धीरे धीरे मजबूत होती गई, बदला। इसी बदले के इमोशन को कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए यूज किया और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे प्लान की कहानी जो आने वाले समय में मुंबई को हिला कर रख देगा। उस वक्त मुंबई का अंडरवर्ल्ड अपने पीक पर था और इस दुनिया का सबसे बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा आदमी जो मुंबई से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश कर चुका था। उसकी डी कंपनी का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि दुबई और दूसरे देशों तक माना जाता था। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के मुताबिक 1993 ब्लास्ट्स के प्लानिंग में उसके नेटवर्क के लोग इन्वॉल्व्ड थे। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट नाम बार बार सामने आता है, टाइगर मेमन, जो इस पूरे केस में एक की फिगर माना जाता है। रायट्स के बाद यह कहा जाता है कि उसने अपने कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क का यूज करके कुछ लोगों को एक प्लेन के लिए रेडी करना शुरू किया। कुछ लोग पैसों के लिए आए, कुछ लोग इमोशनल गुस्से में, और कुछ लोग शायद पूरी सच्चाई समझे बिना इसमें शामिल हो गए। धीरे धीरे एक नेटवर्क तैयार हो रहा था जिसमें प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और सीक्रेसी सब कुछ एक साथ चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ लोगों को देश के बाहर ले जाया गया जहां उन्हें ट्रेनिंग दी गई। यह सब कुछ एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं था, बल्कि महीनों तक चलने वाला एक प्रोसेस था जिसमें लॉजिस्टिक्स अरेंज किए गए, रूट्स सेट किए गए और हर चीज को केयरफुली प्लान किया गया। यह सब दिखाता है कि यह एक नॉर्मल क्राइम नहीं बल्कि एक हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था जिसका टारगेट क्लियरली चूज किया गया था, मुंबई। क्योंकि मुंबई उस वक्त भी इंडिया का फाइनेंशियल हार्ट था और आज भी है। यहाँ अटैक का मतलब सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को इम्पैक्ट करना होता है और शायद इसी वजह से मुंबई को टारगेट बनाया गया। मार्च 1993 के शुरुआती दिनों में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे, किसी को कुछ पता नहीं था कि बैकग्राउंड में एक काउंटडाउन चल रहा है। गाड़ियां अरेंज हो रही थी, लोकेशंस डिसाइड हो रहे थे, टाइमिंग सिंक की जा रही थी और धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह सेट हो रहा था। और फिर आता है 12 मार्च 1993 का दिन। दोपहर का वक्त, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में दौड़ रहा था, लोग अपनी रूटीन में थे और तभी अचानक एक जोर का धमाका होता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है और तब तक दूसरा ब्लास्ट, फिर तीसरा। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा शहर पैनिक में आ जाता है। हर तरफ अफरा तफरी, धुआं और चीखने की आवाजें। मुंबई जो कभी नहीं रुकता था, उस दिन एक पल के लिए ठहर सा गया था। शहर की रफ्तार एकदम थम सी गई थी। हर तरफ सिर्फ खौफ का माहौल था। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। सायरन, एम्बुलेंस और पुलिस हर जगह पहुंच रही थी। धुआं अभी भी आसमान में फैला हुआ था और पीछे रह गया था सिर्फ तबाही का मंजर और एक बड़ा सवाल, कौन था इस सब के पीछे और क्यों किया गया यह सब? कुछ ही घंटों में यह क्लियर हो गया कि यह एक कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक है जिसमें टाइमिंग और लोकेशंस दोनों केयरफुली प्लान किए गए थे ताकि मैक्सिमम डैमेज और फियर क्रिएट हो।
ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से इन ब्लास्ट्स में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई और 700 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। लेकिन नंबर्स के पीछे छुपी कहानियां और दर्द शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाए। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी माँ और किसी का पूरा परिवार टूट गया। इस बीच पुलिस और एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लेना शुरू किया। पूरे शहर में हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। सस्पिशियस व्हीकल्स और लोगों की चेकिंग होने लगी और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। शुरू में कंफ्यूजन था क्योंकि इतने सारे ब्लास्ट्स एक साथ कैसे हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनिशियल क्लूज मिलने लगे वैसे वैसे एक पैटर्न सामने आने लगा। गाड़ियों का यूज हुआ था, कुछ जगहों पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस व्हीकल्स में प्लांट किए गए थे, लेकिन यहाँ डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि यह सब एक ही नेटवर्क के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ था। इसी दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया, कुछ लोग भाग गए और कुछ नाम पहली बार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रेडर पर आए और धीरे धीरे एक नाम फिर से सामने आने लगा, टाइगर मेमन, जिसका घर भी रिपोर्टेडली ब्लास्ट के बाद खाली मिला। यह एक बड़ा क्लू था कि प्लानिंग में उसका रोल हो सकता है। इसी के साथ साथ अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की तरफ भी एजेंसीज का फोकस बढ़ने लगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन बिना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के पॉसिबल नहीं था। मीडिया में लगातार अपडेट्स आ रहे थे, पूरा देश शॉक में था और हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा था, किसने किया और क्यों किया। मुंबई जो कभी नहीं रुकता था उस दिन जरूर हिल गया था, लेकिन धीरे धीरे लोग वापस खड़े होने लगे। इंजर्ड लोग हॉस्पिटल्स में फाइट कर रहे थे, डॉक्टर्स बिना रुके काम कर रहे थे और रेस्क्यू टीम्स लगातार लोगों की मदद में जुड़ी हुई थी। लेकिन इस सब के बीच एक और कहानी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन की कहानी, जिसमें हर दिन नए क्लूज मिल रहे थे और एक बड़ा नेटवर्क धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा था। और इसी दौरान टाइगर मेमन का नाम सबसे स्ट्रांगली सामने आया, जिसे इस पूरे ऑपरेशन का की प्लानर माना गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट्स के तुरंत बाद वह इंडिया छोड़कर भाग गया था। उसके घर और प्रॉपर्टीज पर रेड्स हुई, जहां से कुछ ऐसे सबूत मिले जो प्लानिंग की तरफ इशारा करते थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और क्लियर होता गया और फिर एक बड़ा नाम सामने आया, दाऊद इब्राहिम। एजेंसीज के हिसाब से उसका नेटवर्क इस पूरे ऑपरेशन में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट सिस्टम के रूप में जुड़ा हुआ था। लेकिन दाऊद उस वक्त इंडिया के बाहर था और उस तक पहुंचना आसान नहीं था। इसी बीच इस केस को हैंडल करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज का यूज किया गया और एक स्पेशल कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, जहां सालों तक सुनवाई चली। इस केस में 100 से ज्यादा लोगों को एग्जिट बनाया गया और कई लोगों को सजा भी सुनाई गई। 2006 में स्पेशल टाडा कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, जिसमें कई लोगों को गिल्टी माना गया और उन्हें अलग अलग सजा दी गई। इस पूरे केस का सबसे प्रोमिनेंट नाम याकूब मेमन था, जिसे लेटर डेथ सेंटेंस दिया गया और 2015 में एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो कभी पकड़े नहीं गए और उनमें सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम का ही रहा, जो आज भी इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। यह ब्लास्ट सिर्फ एक अटैक नहीं थे, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट थे, जिसने इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज को अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर किया। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग किया गया, एंटी टेरर लॉज को और स्ट्रिक्ट बनाया गया और फ्यूचर में ऐसे अटैक्स को रोकने के लिए नए सिस्टम्स डेवलप किए गए। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ा, जिन्होंने अपने अपनों को खोया और जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मुंबई ने फिर से खुद को खड़ा किया, लोग वापस अपनी जिंदगी में आए। लेकिन 12 मार्च 1993 का दिन आज भी एक दर्दनाक याद के रूप में जिंदा है। यह कहानी सिर्फ ब्लास्ट्स की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जिसमें गुस्सा, पॉलिटिक्स, अंडरवर्ल्ड और इंटरनेशनल कनेक्शंस सब एक साथ आकर एक ऐसी ट्रेजेडी क्रिएट कर देते हैं जिसका असर सालों तक रहता है। और शायद इसीलिए ब्लैक फ्राइडे को समझना जरूरी है, ताकि हिस्ट्री को रिपीट होने से रोका जा सके। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी हो और आप ऐसे ही रियल स्टोरीज और हिडन ट्रूथ्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक